न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी उम्मीदों के आपनो बजट की, फिर बात करेंगे आरएएस परीक्षा की, साथ ही आपको बताएंगे आपके गौरव की बेगुनाह गाथा के बारे में, साथ ही दिखाएंगे आपको कैसे दौसा के बाद पाली के किसान भी लटके हैं कुर्की की तलवार पर। तो मरुधरा की नजर टिकी है 23 फरवरी को पेश होने वाले राजस्थान के 2022 के बजट पर। कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाले इस बजट में किसको क्या मिलेगा, इस पर से पर्दा उठने में कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। लेकिन बजट को अंतिम रूप देने के लिए सीएम के ट्वीट से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। पेश होने को तैयार बजट 2022। मरुधरा की उम्मीदों वाला बजट। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कल जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेकर आएंगे, बजट बिल्कुल जादू वाला होगा। जादू की छड़ी चलेगी, आप देख लेना, लोगों के चेहरे पर हंसी होगी, आंखों में चमक होगी। बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद। खुशी की बात तो ये है कि किसी भी प्रदेश का ये पहला बजट होगा जिसमें किसान बजट अलग से आएगा। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के और देश के सभी किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साल 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने के साथ ही बजट को लेकर कयासों का दौर भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। विपक्ष के आरोपों के इतर इस बजट को हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट माना जा रहा है। अशोक गहलोत जी जो बजट लेकर आएंगे वो राजस्थान के सपनों का बजट होगा। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको सम्मान देने वाला बजट होगा। उस बजट से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर सरकार पूरी खरी उतरेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर भरोसा जताया है कि बजट में सभी की उम्मीदें पूरी होंगी। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं तथा उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गहलोत की गठरी से क्या निकलने वाला है, इसे लेकर सभी की उत्सुकता है। हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें और अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी और ये लोक कल्याणकारी होगा। लोक कल्याणकारी बजट आएगा। निश्चित तौर पर सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे बातचीत करी, हर वर्ग से। हम लोग हैं जो जनप्रतिनिधि, उनसे, और हर स्तर पे उन्होंने चाहा है कि एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि गरीब जनता को, आम जनता को राहत मिल सके। इस और उनका प्रयास रहेगा। इस बार का बजट किसान केंद्रित हो सकता है। कृषि के लिए अलग से आ रहे बजट में किसानों के लिए बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। खास तौर से कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। हर वर्ग के साथ ही प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए भी इस बजट में खास घोषणाएं होने की उम्मीद है। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वहीं कर्मचारी वर्ग को खुश करने की कवायद भी बजट में नजर आ सकती है। उनका विशेष, जैसे 100 करोड़ का एक बजट उन्होंने अलग से रखा था किसानों के लिए और महिलाओं के लिए 100 करोड़ का, तो उनका विशेष फोकस ये रहेगा कि किसानों को, आम जनताओं को, महिलाओं को और युवाओं को इसके अंदर तवज्जो मिले। खेलों के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक 3 सालों में खेल विभाग ने जो भी मांगा है वो सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो कल भी एक अनोखा बजट होने वाला है खेल विभाग के लिए, युवा बोर्ड के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, विशेषकर किसानों के लिए बहुत तगड़ा बजट होगा। कोरोना काल के बीच पेश किए गए पिछले बजट से सीएम गहलोत ने लोगों के बीच काफी उम्मीदें जगाई हैं। इस कार्यकाल के चौथे बजट में क्या लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, इसके लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। महेश दाधीच के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।
उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश का कल पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक होगा। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने वाले हैं। जो पिछला बजट था वो ऐतिहासिक बजट था। विकास को लेकर के, वीकर सेक्शन की मजबूती को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम वर्गों को साथ लेते हुए बहुत अच्छा बजट रखा था। और बजट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उसका तकरीबन हो गया दिसंबर तक ही। मैं समझता हूँ कि इस बार का बजट बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं। मैं सीकर जिले से हूँ, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से लक्ष्मणगढ़ से विधायक हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि सीकर और लक्ष्मणगढ़ और तमाम राजस्थान में हमने प्रस्ताव पारित करके एआईसीसी और पीसीसी के मेंबर्स के दिए हैं कि किस प्रकार से वीकर सेक्शन को, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, किसानों को लेकर के, कृषि का अलग बजट आ रहा है उसको लेकर के जो सुझाव हमारे पास थे हमने दिए हैं। जहां बजट को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पहले से ही बजट से नाउम्मीदी जता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आरोप है कि यह बजट भी गहलोत सरकार के पिछले 3 बजट की तरह बनावटी होगा। मुख्यमंत्री जी रटी रटाई बात करते हैं। पिछले 3 बजट का, 3 अभिभाषण का अनुभव अच्छा नहीं है। दावा करते हैं 70% वायदों को पूरा करने का, लेकिन 70 को छोड़िए 50% से भी नीचे काम अभी तक हुआ नहीं है। घोषणाएं करते हैं लेकिन उनका क्रियान्विति ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए किसानों की कर्जा माफी अपने आप में बड़ा मसला था, उसका एक सार्थक समाधान अभी तक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम अभी तक हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। इस बजट से चुनावी तरीके से तो होगा ही, लेकिन अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो बहुत, जैसे मैंने अपने पहले भी कहा है कि राजस्थान के हर तबके को राहत मिले और उसकी क्रियान्विति हो जाए, इसकी संभावना कम दिखती है। बुधवार को पेश होने वाले प्रदेश के बजट से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को भी काफी उम्मीदें हैं। टेक्सटाइल सिटी के उद्यमी चाहते हैं कि बजट में ऐसा ऐलान हो जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। भीलवाड़ा टेक्सटाइल फेडरेशन ने सीएम गहलोत से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें वस्त्र नगरी में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। फेडरेशन की मांग है कि रियायती दर पर बिजली देने के साथ ही रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही भूमिगत जल स्रोत पर रोक हटाई जानी चाहिए, जिससे जिले में डेनिम के उद्योगों को फलने फूलने में मदद मिल सके। सरकार औद्योगिक बिजली दर में कमी करे या सब्सिडी प्रदान करे ताकि नए उद्योगों का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकार को औद्योगिक भूमि के लिए नियम में सरलता के लिए रास्ता खोलना चाहिए। अभी इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल नहीं होने के कारण और रीको की मुनाफाखोरी के कारण नई इंडस्ट्रीज को जमीन नहीं मिल पा रही है। तो बजट से हर किसी ने उम्मीदें लगा रखी हैं। इन्हीं उम्मीदों में रोडवेज के करीब 13,000 कर्मचारियों की उम्मीदें भी शामिल हैं। पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को कल पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। रोडवेज कर्मियों की जो मांगे वसुंधरा सरकार के समय लंबित थी, वो आज भी जस की तस बनी हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू करना है। साथ ही रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद भी बड़ा मुद्दा है। रोडवेज में नई भर्ती के प्रावधान की भी नई उम्मीद लगाई जा रही है। रोडवेज के आम कर्मचारियों की जो बजट में ये उम्मीद है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लगाया जाए, जिसे राज्य कर्मचारियों को हर जगह पर लगा हुआ है। रोडवेज को कम से कम 2000 नई बसें दी जाएं। 9000 पद खाली पड़े हैं, इनके ऊपर कम से कम ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिकों के पदों को प्राथमिकता से भरा जाए ताकि रोडवेज का संचालन ठीक ढंग से चल सके। और रोडवेज को ये इससे ज़्यादा खड़ा आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए इसके उपाय किए जाने चाहिए।
और इस वक्त तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बाबूलाल धायल संवाददाता जयपुर से और दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बाबूलाल धायल, आप बताइए, राजधानी के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? जी देखिए, जयपुर में जो ढांचागत सुविधाओं के मामले को लेकर सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। सब यही देख रहे हैं कि जयपुर को आखिर मिलता क्या है, क्योंकि हेरिटेज है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पिछली बार बजट में ऐलान किया गया था। जो विपक्ष है वो हमेशा सरकार को इस बारे में घेरता रहा है कि जो पूर्व की घोषणाएं हैं उन पर अमल नहीं हुआ है, लेकिन जब जयपुर का जब ऐलान की बात आएगी तो बहुत सारी चीजें इसी बात पर होंगी जयपुर को मिलता क्या है। सिग्नल फ्री जयपुर बनना है, मेट्रो का और विस्तार होना है, द्रव्यवती नदी है उसमें जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर काफी चीजें होने वाली है। तो जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो, इस पर तमाम जो विधायक है मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जयपुर क्योंकि स्मार्ट सिटी बन तो रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं, जो चीजें धरातल पर दिखनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। सड़कों का अभी भी जो है विस्तार होना बाकी है। जेडीए को बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जयपुर में अभी यातायात सुगम नहीं हो पाया, सिग्नल फ्री ट्रैफिक आपको करना है। और इसके अलावा जयपुर क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, इसलिए आपको सारी चीजों को देखते हुए जयपुर में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो सबकी निगाहें इसी बात पर है कि जयपुर को आखिर मिलता क्या है। मिलता बहुत कुछ है लेकिन धरातल पर कम दिख रहा है। बाबूलाल, बिल्कुल उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी भी हमलावर है बजट को लेकर। अभी से तैयारियां हैं कि पुरजोर तरीके से हंगामा किया जाएगा? जी बिल्कुल, हंगामे के तो आसार नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं और कल कोऑपरेट जरूर करेगी बीजेपी। और 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। विपक्ष पहले इकट्ठा होगा, रणनीति बनाएगा और पहले पूरा बजट सुना जाएगा और उसके बाद में उनका रिएक्शन आएगा। तो कमियां खामियां निकालने का जिम्मा होता है विपक्ष के ऊपर। तो विपक्ष यही उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में ज्यादा कुछ ना हो और वो बाहर आकर के यही बोले कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, चुनावी साल सामने आ रहा है, इसलिए लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई हैं और अब ये धरातल पर उतरने वाली नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एजेंडे में किसान हैं, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो हैं और सीएम अशोक गहलोत प्रो पुअर माने जाते हैं। तो कल जब बजट वो पढ़ेंगे तो उस वक्त सौगातों की बारिश होगी और घोषणाओं की झड़ी लगेगी, जिसमें गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत सारी घोषणाएं निकलकर बाहर आएंगी। विपक्ष कोशिश करेगा कि धरातल पर ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिखे। अभी भी कमियां यही निकाल रहे हो, कह रहे हैं कि जो पूर्व की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरी नहीं है, लिहाजा कल भी विपक्ष यही कहेगा। लेकिन काफी कुछ कल हो सकता है, बहुत ज्यादा जो है चीजें राजस्थान के लोगों को मिल सकती हैं। और ये जो बजट है वो ऐसा बजट पेश करने की तैयारी अशोक गहलोत की जो धरातल पर उतरे और अपोजिशन को मौका ना मिले। बाबूलाल, बिल्कुल सरकार कह रही है कि खुशियों वाला बजट होगा, कई सारी सौगातें मिलेंगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 3 साल से जो सरकार दावे करते आ रही है, वादे करती आ रही है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आगे कैसे होगा? दिनेश, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम उम्मीदें हैं लोगों को, क्या लगता है इस बजट में लोगों की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं हो? आप बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उम्मीदें ढेर सारी हैं, अपेक्षाएं ढेर सारी है, अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। कल जब गहलोत की गठरी खुलेगी तो क्या कुछ किस वर्ग को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे साथ अभी अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरह की अपेक्षाएं हैं। अभिषेक सिंघवी मेरे साथ में हैं, आप एमएसएमई कंसल्टेंट हैं। आप बताइए क्या कुछ हो सकता है लघु उद्योगों के लिए? देखिए, राजस्थान सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 2019। उसके तहत उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं, पर उसमें एक बेसिक कंडीशन डाल दी गई है कि वो औद्योगिक यूनिट है जो ESI PF में उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इस कंडीशन के कारण जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है तो वो तो इस योजना के बाहर हो गए, जबकि इस योजना का सबसे अधिक लाभ तो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए।
दूसरा, राजस्थान सरकार की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर इतनी जटिलताएं डाल दी गई हैं कि बहुत सारे लोग तो इससे अपात्र हो गए। इसके अलावा इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डाल दिए, तो जिन लोगों को सब्सिडी पूर्व में ग्रांट कर दी गई है, इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण वो भी अपात्र हो गए। तो ये राजस्थान की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। अभिषेक जी से फिर हम बात करेंगे। मेरे साथ में भरत बेनीवाल भी हैं, रोजगार संघ से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए क्या कुछ हो सकता है बेरोजगारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह की अपेक्षाएं? जी, मुख्य रूप से हम जैसे अब रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे अन्य विभागों के लिए भी, सभी के लिए लगातार लड़ाई चल रही है। हमने आंदोलन किया था 62,000 भर्तियां शिक्षकों के लिए निकालने के लिए, काफी पद भी उन्होंने बढ़ाए। वो ये है कि उसको मूल रूप में लाना बहुत आवश्यक है, नहीं ला पा रहे, बार बार कभी भर्तियां रद्द हो जाती, कभी कोई। तो सबसे पहले तो फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, नकल विरोधी कानून बने। दूसरा, जो फास्ट ट्रैक न्यायालय बने, जिनकी संपत्तियां कुर्क हों, जो भी गलत हो, जल्द 40 से 50 दिन के अंदर अंदर भर्तियों में क्या है समाधान होना चाहिए। फिर चिकित्सा विभाग की जो मुख्य भर्तियां, जैसे 1250 के करीब नर्सिंग की नई भर्तियां आ रही, सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग की लिखित परीक्षा से हो, ताकि पारदर्शिता रहे, साफ सुथरी भर्तियां हो। दूसरा, जैसे लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की इनकी नई भर्तियां आ रही हैं, विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। फिर फिजियोथेरेपी हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्तियां हो, ये सभी भर्तियां जो हैं जल्द से जल्द सरकार इनको अमली जामा पहनाए। सभी में विभागों में अभी भर्तियां आने के लिए हम सीएमओ लेवल से लेके और नीचे जो अखिल अरोड़ा जी से लेके सभी अधिकारियों से अब तक मिल चुके हैं। और जो चिकित्सा विभाग की सारी जो भर्तियां, युवाओं को यहाँ पर इस बजट से रोजगार चाहिए और जो लघु उद्योग कर्मी है उनको ये चाहिए कि उनको जमीन मिले और सस्ते दर पर ऋण आवंटन हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखने वाली बात होगी कि कितनी पूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल धार और दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको हैवान गौरव की गुनाह गाथा। भर्ती, रीट लीक्स, गड़बड़ झाला। अरे सरकार, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा क्या? महंगाई की मार, किचन बेहाल, क्या पकाएं और क्या खाएं? हमारी भी सुध कोई लेगा क्या? हमारे लिए अलग से बजट, इस बार खाद और कर्ज का संकट दूर होगा क्या? मैं तो पहले ही मर रिया हाँ, इन बजट मायने कुछ होवेला क्या? बिजली का करंट जोरदार है भैया, जेब को थोड़ी राहत मिलेगी क्या? राजस्थान का बजट, आपका बजट, सबसे तेज, सबसे सटीक। देखिए अपनो बजट 2022। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25 और 26 फरवरी को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम के आंसर की जारी करनी होगी।
तो ये खबर भी आपको दिखाएंगे, इसके साथ ही आपको तमाम अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। कोटा से इस वक्त खबर आ रही है। कोटा में नाबालिग छात्रा का हत्यारा ट्यूशन टीचर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके बाद हैवान गौरव ने बड़े खुलासे किए हैं। देखिए आरोपी गौरव की गुनाह कथा। 8 दिन बाद शिकंजे में दरिंदा, रेप में नाकाम रहने पर छात्रा की निर्मम हत्या, लड़की का वेश बनाकर भागा था ट्यूशन टीचर। कोटा के ट्यूशन टीचर की पाप कथा सुनेंगे तो रूह कांप जाएंगी, सोचना शुरू करेंगे तो सोच खत्म हो जाएगी। लेकिन एमटेक की डिग्री वाले हत्यारे टीचर के शैतानी दिमाग को पुलिस ने पढ़ लिया। पुलिस ने छात्रा के कातिल गौरव जैन के लिए कई शहरों में जाल बिछाया और 8 दिन बाद उसे गुरुग्राम से दबोच लिया। इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। टीचर के वेश वाला दरिंदा गौरव जैन 3 साल से छात्रा को पढ़ा रहा था, लेकिन उसके नापाक मंसूबों की किसी को भनक तक नहीं लगी। 13 फरवरी की दोपहर छात्रा की निर्मम हत्या के बाद कातिल गौरव प्री प्लान के तहत कोटा से फरार हो गया। सुनिए गौरव की गुनाह कथा। छात्रा के साथ दरिंदगी का पहले ही प्लान बना चुका था। 13 फरवरी को छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। छात्रा के साथ रेप की कोशिश की, इनकार पर हत्या कर दी। कपड़े की डोरी से गला घोटा, फिर खिड़की से लटका दिया। एक दिन पहले ही लड़की के नाम से टिकट बुक करा रखा था। हत्या के बाद लड़की का वेश बनाया और बस से हरिद्वार भागा। कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हैवान ट्यूशन टीचर के खिलाफ जैसे जैसे आक्रोश बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अपने ठिकाने बदल रहा था। वो हत्या के बाद हरिद्वार से देहरादून गया, देहरादून से फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर बरेली चला गया, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर से पटना के लिए निकला, पटना के बाद बोध गया के लिए निकल गया, बोध गया से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर रांची, रांची से काशी, आगरा, मथुरा, वृंदावन में रुका, वल्लभगढ़ होते हुए गुरुग्राम पहुंचा। बाल कटवा दिए, पूरा हुलिया चेंज करने की कोशिश की और यहाँ से जब निकला है कोटा से तो एक लड़की के वेश में निकला है, ताकि इसको अंदाजा रहा होगा कि घटना वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिवेट होगा, नाकाबंदी होगी, तलाशियां होंगी, वाहनों की चेकिंग होगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का पसीना भले ही सूख गया हो, लेकिन लाडली के परिजनों के आंसू बह बहकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कोटा के कातिल टीचर को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। 6 दिन की रिमांड पर आरोपी टीचर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। भारी आक्रोश के चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की है। गुड़गांव में बहन के घर से आरोपी को दबोचा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 6 दिन की रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। आरोपी टीचर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। भारी आक्रोश के चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा रखी है। तो ये आरोपी कई दिनों से महिला का वेश लेकर फरार चल रहा था। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 6 दिन के रिमांड पर आरोपी टीचर को लिया गया है। अभी क्या कोई खुलासा हो सका है और मामले पर?
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने ये खुलासा किया है कि इसने जो कोचिंग करने वाली 15 वर्षीय छात्रा थी उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, और जब विरोध किया छात्रा ने तो उन्होंने रस्सी से गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसी वारदात के बाद उन्होंने परिजनों को फोन किया कि आपकी बेटी को कुछ समय बाद लेने के लिए आना, यानी कि पूरी प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और चंद घंटों में ही यहां से फरार हो गया। के पाटन के पास उन्होंने अपनी स्कूटी रखी और वहां ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।